नमस्कार दोस्तों हम अध्ययन करेंगे आज बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के बारे में। विशेषताएं मैंने लिख दी है, विशेषताओं के बारे में थोड़ी देर बाद में जानकारी करेंगे। दोस्तों, बुद्धि होती क्या है, बुद्धि क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्यक्ति का जो व्यवहार है उस व्यवहार का आधार ही बुद्धि है। व्यक्ति के व्यवहार का आधार या व्यवहार को जानने का नाम ही बुद्धि है। इनके अलावा जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको जानने का तत्व ही बुद्धि है। सर कैसे? ये जो देखो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने के जो मुख्य तत्व है वो बुद्धि है। सर कैसे? देखो, कोई बालक जन्म से ही प्रतिभाशाली होता है, कुछ बालक सामान्य बुद्धि के होते हैं और कुछ बालक मंद बुद्धि के होते हैं। इन प्रकार की जो पहचान है वो किसके मार्फत होती है? बुद्धि के मार्फत होती है। और इसी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जो प्रतिभाशाली, सामान्य, मंद, इनको जानने के लिए दोस्तों फ्रांस में एक जन आंदोलन चला था। सर किस चीज का? चलो मैं बता देता हूं। जन आंदोलन बुद्धि से संबंधित ही चला था। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ऐसा बताया था कि बुद्धि से संबंधित कोई वस्तुनिष्ठ प्रणाली तय की जाए जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों की बुद्धि का मापन किया जा सके। बुद्धि से संबंधित ही यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया था। सर ये कब चला था आंदोलन? ये चला था 1890 से 1895 तक। एक जन आंदोलन था और इस जन आंदोलन में बुद्धि की बात ही उठी थी कि यहाँ पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रणाली तय की जाए जिससे हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों की बुद्धि का मापन किया जा सके। बुद्धि का मापन यानी कौन प्रतिभाशाली है, कौन सामान्य है और कौन है मंद बुद्धि का है। इसी के आधार पर, इसी आंदोलन के फलस्वरूप यहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे उस शिक्षा मंत्री ने अल्फ्रेड बिने की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम दिया गया बिने आयोग। यहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे उस शिक्षा मंत्री ने इस आंदोलन के फलस्वरूप ही बिने आयोग का गठन किया। ये बातें थी नॉर्मल सी दोस्तों, ध्यान में होनी चाहिए। बुद्धि की विशेषताओं में अपने देखते हैं, बुद्धि की विशेषताओं में आपको ये पता लग जाएगा कि रियल में बुद्धि होती क्या है। तो बुद्धि के बारे में सबसे पहले देखते हैं बुद्धि होती क्या है। जन्मजात शक्तियों योग्यता ही बुद्धि है। जन्मजात है या वंशानुक्रम। दोस्तों, सीखने की जो योग्यता है वो ही बुद्धि है। जो कुछ भी अपन सीखते हैं, जो कुछ भी हम सीखेंगे उसकी योग्यता क्या कहलाएगी? बुद्धि। जैसे उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, स्मरण करना, समस्या समाधान करना आदि की योग्यता ही बुद्धि है। इसी के फलस्वरूप देखो ये चीजें बताई है, तो इसीलिए बुद्धि जो है वो एक इकाई न होकर के अनेक इकाइयों का समूह है। अनेक इकाइयों का समूह ही बुद्धि है। एक प्रकार की नहीं है कि एक प्रकार दे दिया, एक इकाई दे दी, उस इकाई का नाम है बुद्धि। ऐसा नहीं है, अनेक इकाइयों का समूह। यानी एक व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की विशेषताएं हो सकती है। एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर के अंदर वो सिंगर भी हो सकता है, वो डॉक्टर डांसर भी हो सकता है, उस डॉक्टर में लेखन की प्रतिभा भी छिपी हो सकती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि एक इकाई में होकर के अनेक इकाइयों का समूह है। इसके अलावा प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करना ही बुद्धि है।
अमूर्त चिंतन की योग्यता, जो मूर्त नहीं है, अमूर्त है, उसके बारे में भी अगर अपन चिंतन करते हैं तो उस चिंतन की योग्यता क्या कहलाएगी? बुद्धि कहलाएगी। अनुभव से लाभ उठाना, जो अपन को अनुभव है उस अनुभव के मार्फत कोई न कोई नई तकनीक इजाद करना, उसकी शक्ति या योग्यता को ही नाम अपन देंगे बुद्धि। दोस्तों, बुद्धि विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। ये जो बुद्धि है, एक प्रश्न आ गया कि निम्न में से बुद्धि है विकासशील है, परिवर्तनशील है, स्थायी है या इनमें से कोई नहीं? इस प्रकार का जो उत्तर है उनमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो बुद्धि है ये विकासशील भी है, परिवर्तनशील भी है, स्थायी बिल्कुल भी नहीं है। कोई ये सोचता है कि बुद्धि जितनी आनी थी उतनी आ गई, उनके बाद में बुद्धि में फेरबदल नहीं हो सकता। दोस्तों, हो सकता है। एक दो आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। यानी अगर आप अभ्यास करोगे तो बुद्धि में भी निखार आ सकता है। ये जो बुद्धि है ये स्थायी बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान में रखना ये चीजें। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा, वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। ये जो शुरुआत में बताया था, ये जो बुद्धि है ये जन्मजात शक्तियों एवं योग्यता है। हमें पूर्वजों से ही बुद्धि मिलती है और उनमें देखो ये चीजें विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता, इसी के हिसाब से कहा जा सकता है कि अपन ने कई बार कहते भी है कि अपने कला का पिता है वो मतलब बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन कठोर जानवी गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है और उनमें बुद्धि थी, तो ये कोई स्थायी नहीं है। इसी के आधार पर होता है ऐसा। किसी के माता पिता जड़ बुद्धि के, मंद बुद्धि के, सामान्य बुद्धि के और उससे मंद बुद्धि के जो परिवार है उस परिवार से भी एक प्रतिभाशाली बालक पैदा हो सकता है। इसी के आधार पर इनके अलावा दोस्तों अपन इस पर चर्चा कर रहे थे, बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव दोनों का पड़ता है लेकिन वातावरण का कम प्रभाव पड़ता है। निम्न में से प्रभाव अधिक पड़ता है वातावरण और वंशानुक्रम दोनों, या अलग अलग आ जाए, या इसमें से वंशानुक्रम का अधिक वातावरण का अधिक, दोनों का बराबर है। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उनमें ध्यान में रखना है वातावरण का प्रभाव कम पड़ता है। लिंग भेद और जाति विशेष का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि की जो लंबवत वृद्धि है, वर्टिकल ग्रोथ है, वो 16 या 18 वर्ष तक होती है। दोस्तों, माना जाता है कि जो लड़कियां हैं उनकी 16 वर्ष तक बुद्धि का विकास होता है और जो लड़के हैं उनमें 18 वर्ष। नहीं से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन को तो ऐसे याद करना है कि लंबवत वृद्धि है वो 16 या 18 वर्ष तक है, जबकि क्षैतिजीय या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। सर ये क्या होता है लंबवत और क्षैतिजीय? लंबवत तो जो बुद्धि का अधिकतम विकास, जैसे बुद्धि कोणीय की कितनी बुद्धि आएगी, जैसे हमने पढ़ा था कि जितना भी बुद्धि का विकास होना या मानसिक जो विकास होता है वो बच्चे में उससे मानसिक विकास का आधा वो 3 वर्ष तक हो जाता है। ऐसा पूरा जो होता है वो कब होता है? 16 या 18 वर्ष। ये होता है लंबवत वृद्धि। और क्षैतिजीय वृद्धि, क्षैतिजीय वृद्धि कौन सी होगी? जैसे कोई भी बात सीखना, ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञान और कौशल, ये चीजें दोस्तों जीवन पर्यंत चलती रहती है। लंबवत वृद्धि 16 या 18 वर्ष, क्षैतिजीय वृद्धि जीवन पर्यंत है। क्षैतिजीय वृद्धि कौन सी होगी? जो भी सीखते हैं अपन, जो भी ज्ञान है, जो भी कौशल है, इस प्रकार की बातें हैं, इस प्रकार की जो वृद्धि है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। सर इसमें लंबवत और क्षैतिजीय, इसमें थोड़ा समझ में नहीं आया, ये ऐसे कैसे याद कैसे करेंगे? याद करने का बिल्कुल एकदम सरल सा तरीका है। एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि क्षैतिजीय याद करें या फिर लंबवत याद करें। क्षैतिजीय देखो
यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ पर क्या है शुरुआत। देखो इंग्लिश नेम है वो कई बार समझ में नहीं आता कि ये जो क्षैतिजीय है ये वर्टिकल होगा या क्षैतिजीय हॉरिजॉन्टल होगा। इनको याद कर लो, से और है के बाद में क्या आएगा से। ये देखो दोनों को याद करोगे अपने आप याद हो जाएगा। से के साथ में जोड़ो एच को, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। दोस्तों इन्हीं के साथ साथ मैं परिभाषाओं के बारे में भी बता देता हूं थोड़ा सा। परिभाषाएं, ये जो विशेषता है उस विशेषता ही परिभाषा लिए हुए है। जैसे ये जो है सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। दोस्तों ये कहा था बकिंघम ने कहा था कि सीखने की योग्यता ही क्या है बुद्धि है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। ये जो है जैसे उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, ये जो बहुत सारी जो विशेषताएं लिए हुए हैं इस प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। ये दोस्तों माना था बर्ट ने। किसने माना था? बर्ट ने ये कहा था कि उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क करना, निर्णय करना, इस प्रकार की जो योग्यता है उसी का नाम क्या है? बुद्धि है। उसी का नाम क्या है? बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। एक तो टर्मन ने कही थी और यही बात हल ने भी कही थी। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है? बुद्धि। टर्मन के अनुसार टर्मन और हल ने ये बात कही थी, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाना ही बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाना ही बुद्धि है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा संशोधन किया था। एक नाम आता सीखने या अनुभव से लाभ उठाना ही बुद्धि है। ये चीजें कही थी डियरबॉर्न ने। डियरबॉर्न का ये मानना है कि अनुभव से लाभ उठाना ही बुद्धि है। दोस्तों कितने आ गए? 3 4 विशेष परिभाषाएं तो इन्हीं में से आ गई और उनमें से इनके अलावा और कुछ नहीं है। एक दो परिभाषाएं और है, मैं बता देता हूं उनके बारे में भी। जैसे एक नाम आता है रोज का। एक रोज, इनके अलावा मन की परिभाषा भी है। रोज और मन की जो परिभाषा है उनमें थोड़ी सी समानता है। उस समानता को अपन अलग अलग कर देंगे। अलग अलग कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि इन दोनों की थोड़ी सी सिमिलरिटी है और समानता जिसमें होगी उसमें बालक कंफ्यूज होगा ही होगा, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। रोज महोदय ने ये कहा था जो नवीन परिस्थितियां है, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। नवीन जो परिस्थितियां हैं, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। मन ने क्या कहा था? मन ने यह कहा था कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की जो नमनीयता है उसी को बुद्धि कहते हैं। नवीन परिस्थितियों को झेलने की
मस्तिष्क की नमनीयता, मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। इनमें दोस्तों फर्क देख लेते हैं। रोस महोदय ने यह कहा था कि नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन है। चेतन अनुकूलन होता क्या है? चेतन अनुकूलन यानी हमें करना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये जो चेतन अनुकूलन उसी का नाम है बुद्धि है। ये किसने कहा था? रोस ने कहा था। अलग मन ने ये बातें कही थी, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। नाम देखो मैं न, यहां पर देखो मैं न, थोड़ा सा फर्क देखना है बस, याद हो जाएगी। लिखी हुई आएगी, हमें रटना नहीं है, शब्दों में देख लो। एक ये याद हो गई, मन की है, तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। ये किसकी आएगी? ये रोज की आएगी। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मन ने आंखों से कहा कि देखते तुम हो, देखते तुम हो, धोखा होने के बाद में झेलना हमको पड़ता है। हाँ जी, ये जो आंखें हैं, आंखें देखती है किसे? किसी भी अपने प्रियतम को, और फिर झेलना इनको पड़ता है। तो झेलने की जो बात आएगी वो मन की आएगी। या फिर दूसरी बात है नमनीयता को भी ध्यान में रखना। ये भी क्या है? एक नाम आता है विनय का, नाम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा नाम दिया था, आत्मविवेचन। आत्मविवेचन ये बुद्धि है। विनय ने कहा था स्वयं के बारे में विचार करना, क्या है क्या नहीं है, उस प्रकार का विवेचन ही बुद्धि है। ये किसका मानना है? विनय का मानना है। ये किसका मानना है? विनय का मानना है। दोस्तों ये थी परिभाषाओं के बारे में, परिभाषा और विशेषताएं हो गई। बुद्धि के बारे में थोड़ा सा इतिहास जो होगा उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन और कर लेते हैं। दोस्तों लगातार वीडियो देखते रहें, एक या दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। सर इनमें थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लगातार एक या दो बार देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों कंटिन्यू करें। बुद्धि शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया? कुछ एक्शन है वो आपको याद करनी पड़ेगी, रखनी ही पड़ेगी। शुरुआत की बात आती है दोस्तों 1885 से पहले बुद्धि के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, किसी को भी ज्ञान नहीं था। एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है फ्रांसिस गाल्टन। अगर फ्रांसिस गाल्टन लिखता हूं तो एक बात और दिमाग में आनी चाहिए। फ्रांसिस गाल्टन के हिसाब से मैंने बताया था तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो बिल्कुल आपके ये चीजें बहुत गहराई से आपको याद रहेगी, लंबे टाइम तक याद रहेगी। फ्रांसिस गाल्टन सन के नजदीक में ही देखो 1879 में फ्रांसिस गाल्टन ने FWAT स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण 1879 में फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये सन है 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने
सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। कब किया गया? 1885 में। 1885 में फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किया गया। अब नाम आता है 1890 में केटल विश्वविद्यालय का नाम आता है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट मानसिक परीक्षण व मापन। ये क्या है? ये है एक पुस्तक का नाम। दोस्तों 1890 में केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से एक पुस्तक का प्रकाशन किया। उस पुस्तक का नाम है मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, यानी मानसिक परीक्षण व मापन। कब किया गया? 1890 में। किसके द्वारा? केटल के द्वारा। अब यही सन दोबारा आती है 1890 यानी 1890 में इस मानसिक परीक्षण व मापन नाम की पुस्तक का अगर प्रकाशन हो रहा है तो मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग भी, ये शब्द आगे आएंगे, इसलिए मैं इनके बारे में बता रहा हूं। मानसिक परीक्षण का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1890 में किया गया। 1890 में केटल के द्वारा मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। अब इसीलिए 1890 में ही इस शब्द का प्रयोग भी किया गया। दोस्तों ये जो 1890 है, 1890 से लेकर के अब आता है 1905। चलो मैं 1905 की पहले बात बता देता हूं। 1905 में अल्फ्रेड बीने के द्वारा ने, इनका दोस्त था साइमन। अल्फ्रेड बीने और इनका दोस्त है साइमन। इन्होंने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया इनके द्वारा। अल्फ्रेड बीने ने साइमन की मदद से सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया। कब किया? 1905 में, और नाम रखा बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ये मनोविज्ञान में बुद्धि से संबंधित पहला परीक्षण है। किसने किया था? बिने ने, साइमन की मदद से। दोनों अपने नाम पर ही इन्होंने बुद्धि परीक्षण का नाम रख दिया। अब दोस्तों आता है, देखो 1890 से 1905 ये जो काल है, इस काल को मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है। कौन सा काल? बंजर काल। 20वीं शताब्दी, जैसे 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान में किस नाम से जानी जाती है? बालक की शताब्दी। करो एवं करो, ध्यान में आ गया ना। इसी तरह ये जो 1890 से 1905 तक मनोविज्ञान का बंजर काल है। क्यों कहा जाता है बंजर काल है? क्योंकि इस समय में
बंजर यानी अनुपजाऊ। यहाँ पर अनुपजाऊ मनोविज्ञान में कौन सा शब्द आ गया बंजर का, अनुपजाऊ का। यानी यहाँ पर कोई भी मनोविज्ञान से संबंधित कोई भी प्रयोग नहीं किए गए। मनोविज्ञान से रिलेटेड, साइकोलॉजी से संबंधित कोई भी ऐसा कोई भी प्रयोग या कोई भी नई खोज, कोई नई तकनीक विकसित नहीं की गई। इसीलिए 1890 से 1905 तक के काल को मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है। अब नाम आता है दोस्तों 1908। 1908 के दो चीजें हैं। 1908 में ही बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। किसने? बिने, अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु। ये दोनों कंफ्यूज वाले हैं। एक नाम आता है क्लिफोर्ड बियर्स का नाम आता है। ये भी खुद भी पागल हो गए थे। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इनका इलाज किया गया था और इलाज होने के बाद में इन्होंने एक संस्था की स्थापना भी की थी। वो समायोजन के अंदर अपन पढ़ेंगे। क्लिफोर्ड बियर्स ने मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग किया। याद रखने के लिए थोड़ा सा मैंने बताया था, जैसे ये पागल हो गए तो इनको किसकी आवश्यकता हुई? स्वस्थ रहने की। स्वस्थ रहने के लिए इन्होंने इलाज करवाया। तो स्वस्थ यानी स्वास्थ्य। और इनका बिने का अल्फ्रेड बिने इन्होंने क्या किया था? पहला बुद्धि परीक्षण हेतु किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मानसिक आयु की आवश्यकता पड़ेगी। तो बिने से रिलेटेड कौन सी है? मानसिक आयु। और बियर्स से संबंधित कौन सी है? मानसिक स्वास्थ्य। इन दोनों को अलग अलग ध्यान में रखना। ये दोनों सन एक ही है, 1908। इनके बाद में नंबर आता है 1912 का। ये मनोविज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख सन है, उनको आप याद रखना। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन आ ही जाता है इनसे, तो आपको याद रखनी है ये चीजें। 1912 में नाम आता है स्टर्न व कुहलमान। इन्होंने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। बुद्धि लब्धि आईक्यू का, आईक्यू निकालने का सूत्र सबसे पहले स्टर्न व कुहलमान ने। और स्टर्न व कुहलमान ने जो सूत्र दिया था वो था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु या MA बटा CA, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इज इक्वल टू IQ। स्टर्न व कुहलमान ने बुद्धि लब्धि का सबसे पहले सर्वप्रथम सूत्र दिया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इनके बाद में आता है 1916। 1916 में टर्मन ने संशोधित सूत्र दिया। बुद्धि लब्धि का संशोधित जो सूत्र है वो दिया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 लगा दिया था। इनमें कंफ्यूज रहता है, इनमें प्रश्न पूछा भी जा चुका है और पूछने की संभावना और भी है, क्योंकि इनमें से कम 50% तो गलत करके आते हैं, इनमें कंफ्यूज रहते हैं। बुद्धि लब्धि का निम्न में से किसने सूत्र दिया? कुछ भी नहीं दिया है, संशोधित नाम भी नहीं दिया, सबसे पहले भी नहीं दिया, बाद में भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, सीधा बताया इसने। प्रश्न ये आया है कि निम्न में से बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया?
अब बुद्धि लब्धि का नाम आते ही तीन बातें, ये तीन मनोवैज्ञानिक है, ये दिमाग में घूमने लगे कि बुद्धि लब्धि का स्टर्न ने भी दिया था, वेलमैन ने भी दिया, टर्मन ने भी किया था। ये कौन सा पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है कि लास्ट पूछ रहा है? तो भैया सबसे पहले तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन सा है। बुद्धि लब्धि का सूत्र ये है, बुद्धि लब्धि का सूत्र ये है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? टर्मन ने। बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया? टर्मन ने। बुद्धि लब्धि के सूत्र से संबंधित पहला प्रयास किसका था? स्टर्न व वेलमैन। ये सूत्र दे दे, बढ़ा के मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, निम्न में से किसने दिया? स्टर्न व वेलमैन। इनसे संबंधित कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये था थोड़ा सा बुद्धि के बारे में। कंटिन्यू करें।